नमस्कार। गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। खैरागढ़ उपचुनाव में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर किसी को जनमत का इंतजार है। 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। 21 राउंड इस मतगणना के होंगे और इसकी तैयारी सुबह 8 बजे से होने जा रही है। तो पेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत तय हो चुकी है। खैरागढ़ में अब हर किसी को मतगणना का इंतजार है और किसके सर पर खैरागढ़ का ताज सजेगा, इसका चुनावी दंगल में जिस तरीके से हमने देखा। और अब मतगणना का इंतजार है। 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 2,11,516 मतदाता जिन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया है। खैरागढ़ में इस बार 78% वोटिंग हुई है। 2018 में 84% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। 2018 में जोगी कांग्रेस ने इस सीट को जीता था और 12 को आपको बता दें कि 12 अप्रैल को इस सीट पर मतदान हुआ। 16 को उपचुनाव के नतीजे आएंगे और खैरागढ़ के रण में कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस, बीजेपी या जोगी कांग्रेस, इसका अब हर किसी को इंतजार है। दिग्गजों की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है। तो जिस तरीके से 12 अप्रैल को मतदान हुआ, 16 को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और जोगी कांग्रेस की जो विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, इस पर उपचुनाव हुआ। खैरागढ़ में जो मतदान प्रतिशत बम्पर हुआ है उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जनता ने जिला बनाने के लिए मतदान किया है। जनता ने भूपेश बघेल की विश्वसनीयता को देख के मतदान किया है। जनता ने कांग्रेस सरकार के पिछले 3.25 साल के कामों को देख के कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में धूप में भी बाहर निकल के मतदान किए। और भीषण गर्मी में जो मतदान प्रतिशत भले आम चुनाव की अपेक्षा 5-6% कम हुआ है, लेकिन गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान प्रतिशत को बम्पर बोला जा सकता है। बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा, शानदार रिजल्ट आएगा। लोगों ने मेहनत खूब की। बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा, शानदार रिजल्ट आएगा। लोगों ने मेहनत खूब की। तो खैरागढ़ के उपचुनाव के रण में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों बाद मतगणना शुरू होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। अनुराग सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, इसके अलावा बाबूलाल शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र वर्मा आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। बाबूलाल शर्मा जी, सीधा मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने काफी करीब से इस चुनाव को देखा समझा। छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बखूबी जानते समझते हैं। क्या लग रहा है आपको, सियासी पंडित क्या कहते हैं और आपका विश्लेषण इस पूरे उपचुनाव में क्या कहता है? क्या लगता है किसके सितारे गर्दिश में होंगे और किसके बुलंदियों पर? मेरे व्यक्तिगत सोच का इसमें कोई मायने नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है, खैरागढ़ की जो जनता है, उनके बीच जो मेरे संपर्क है, उनसे चर्चा करने पर जो भी बात सामने आई है वो मैं आपसे कहूंगा जी। देखिए, एक बात तो सही है कि भाजपा के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए था, मौका था। और भाग्य से यदि छीका टूटता है इनके पक्ष में तो निश्चित रूप से जो 2023 की भूमिका इसी परिणाम के सारे रच दी जाएगी। और 2023 की भूमिका क्या होगी आप समझ सकते हैं कि भाई अगर ये जीतते हैं तो वर्तमान सरकार की नाकामी और उनके विकास के कार्यों को नकारने की बात बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यदि हारे तो कहां कहां हमारी कमी रह गई चुनाव लड़ने में, इसका मंथन होगा और गलतियों को सुधारने का एक अवसर बनेगा इनके सामने। दोनों चीजें इनके साथ में है। इनको खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही है सब कुछ। इन्होंने जितने बड़े नेताओं को बाहर से बुलाया, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, जिस सोच से बुलाया जी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत समझ ये बनती है कि जैसे प्रहलाद पटेल को लोधी वोटों को प्रभावित करने के लिए बुलाया, लेकिन लोधी समाज के अंदर में उनकी कितनी पकड़ पहुंच पहचान है, ये थोड़ा संदिग्ध स्थिति है। वैसे ही फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा नाम जरूर है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के साथ में उनके संपर्क क्या है या उनकी मान्यता क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय है।
शिवराज सिंह जरूर महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोस के राज्य के नेता हैं, बड़े मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो वो भूपेश बघेल जो कह रहे हैं उसकी काट करने के लिए माना जा सकता है कि उनका प्रभाव पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीजों को लेकर के आप अलग चले तो एक जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, मैं उसको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, जिला बना देंगे, ये बहुत काम कर रहा है। मेरे संपर्क सूत्रों से जितनी मैंने बातचीत की उनका कहना सिर्फ यही है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नकार नहीं रहा है या उसको कोई एकदम छोड़ के नहीं चल रहा है। लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि 1.5 साल का विधायक बना रहे हैं तो ये 1.5 साल के विधायक क्या कर पाएगा, बेहतर यह है इसी बहाने हम जिला ले लें, 1.5 साल के विधायक बना दें और जिला ले लें और उसके बाद अगले चुनाव में देखेंगे, हमारी मर्जी के हिसाब से बना देंगे। ये सोच लोगों के अंदर काम कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे अन्य समर्थक हो। एक चीज ये प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। रहा सवाल जो राज परिवार का जो प्रभाव यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है एक चूक कर दी। हो सकता है उनके नेताओं के हिसाब से ठीक हुआ है, उन्होंने विक्रांत सिंह की टिकट नहीं दी, उन्होंने टिकट मांगी थी, उनको नहीं दी, तो उनके अंदर जो नाराजगी रही होगी, भले ही इन्होंने समझाने का, उनको घेर के रखने का प्रयास बहुत किया, लेकिन अगर एक बार भी मैसेज किसी अपने मित्र को उन्होंने दिया हुआ कि ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ भाजपा ने, तो वो फैलती है बात और निश्चित रूप से उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव जाएगा। रहा सवाल कांग्रेस के विपक्ष में क्या बात गई, कांग्रेस के विपक्ष में जाने वाली बात जो है वो ये गई है कि इनके नेता आधे लोग जो वहां दिल लगाकर काम किए हैं और बहुत से लोग जो है वहां गए और जाकर के वापस आ गए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हैं जो गए और जाकर वापस आ गए, लेकिन मोहन मरकाम और भूपेश बघेल जितनी तन्मयता के साथ वहां लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे, उसका भी प्रभाव उस क्षेत्र की जनता पर पड़ा है। मोहन मरकाम बस्तर के नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता है और आज अध्यक्ष है। उनका प्रभाव, क्योंकि उनके कास्ट के लोग वहां आदिवासी हैं, इसलिए उनका प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो कुल मिलाकर ये 1.5 साल का और जिला बनाने का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। सरकार आपकी, सिस्टम आपका, और 70 में से तकरीबन 50 विधायक चुनावी मैदान में पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच पहुंचे, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, और जो सवाल आप पर लगे कि जिस तरीके से आपने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, क्या माना जाए इस चुनाव को 2023 के लिहाज से? सोनू जी, प्रशासनिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय 18 से 15 साल में 2018 तक प्रदेश की जनता ने भोगा है। अब भारतीय जनता पार्टी अभी से हार के बहाने तलाशना शुरू कर रही है तो अलग बात है। इस चुनाव में सोनू जी, कांग्रेस के जीत के दावे के पीछे 3 मूल कारण हैं। सामाजिक न्याय की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कभी जब छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के अलग अलग वर्गों को जब उनको अधिकार देने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उपेक्षा की है, और इसका प्रमाण इस चुनाव में दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो नकाब है वो पूरी तरह से उतर चुका है। जिस प्रकार से रमन सिंह का बयान आपने सुना होगा कि खैरागढ़ की जनता पर मेरा कर्ज है, मुझ पर कर्ज है खैरागढ़ की जनता का, तो 15 साल जब ये सरकार में होते थे तब याद नहीं आता। जिस स्कूल का वो रेफरेंस देते रहे वो स्कूल जर्जर अवस्था में पहुंच गया, तब रमन सिंह जी को याद नहीं आता। यहाँ के देखिए, वहां खैरागढ़, गंडई और छुई खदान मैदानी बेल्ट है, साल्हेवाड़ा और अतरिया बाजार जो है वो जंगल का एरिया है, वनवासी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राम विचार नेता ननकी राम कंवर, नंद कुमार साय, उनको किनारे करके बाहर से ये पहली बार सोनू जी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आए, 2 केंद्रीय मंत्री आए और यहाँ के नेताओं को उपेक्षित रखा जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के आउटसोर्सिंग का नमूना है सोनू जी। और लगातार शीर्ष नेतृत्व ये मैसेज देते रही है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, और इस चुनाव में भूपेश बघेल सरकार के कामकाज को लेकर, भूपेश बघेल सरकार के भरोसे पर जनता ने मुहर लगाया है। बड़ा उत्साह था। पहली बार ओबीसी वर्ग की महिला को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह था, और कुछ घंटों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और भूपेश बघेल के 3 साल के समय में जो टाइम बाउंड वादों सहित बाकी वादे भी जो जिस तेजी से काम किए जा रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, वो भी सबके सामने हैं। तो निश्चित रूप से खैरागढ़ जो है कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र है। पूरे एशिया में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय यदि कहीं है तो वो खैरागढ़ में है। राज्य बने आज 22 साल हो गया। 2020 में जुलाई में माननीय भूपेश बघेल ने स्थानीय लोक कलाकार, ख्याति प्राप्त लोक कलाकार ममता चंद्राकर जी को वहां कुलपति बनाया। वनवासी क्षेत्र जो सालेवारा और अतरिया बाजार जैसे क्षेत्र में जहां वनोपज संग्राहक है, उनकी समृद्धि के लिए 7 के स्थान पर 71 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का लाभ मिल रहा है। 600 गुना जो है वनोपजों का संग्रहण बढ़ा है। पूरे देश के कुल वनोपज का 73% छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसका लाभ भी जो खैरागढ़ के आदिवासी क्षेत्र की जनता है उनको मिल रहा है। चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, चाहे वो फसल का सही दाम देने की बात हो। आपको याद होगा प्रहलाद पटेल जी, इनके केंद्रीय मंत्री, ये कहते हैं कि 2500 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार धान का कीमत जो दे रही है उससे अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है जी। तो ये इनका किसान विरोधी चेहरा है। ये अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ का लोन राइट अप करते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती है। किसानों को उनके फसल का सही दाम, उनका हक देने से अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। तो इनका ये पूंजीवादी चेहरा, किसान विरोधी चेहरा भी इस चुनाव में दिखा है। तो खैरागढ़ की जनता जो बहुसंख्यक वहां की जनता है, लगभग 72-75% किसान है, वो भी इनको इस चुनाव के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार है। और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सोनू जी बिल्कुल। अनुराग जी, आपके पास मैं आऊंगा। खोए हुए जनाधार को जुटाने में आप लगे हुए हैं और इस उपचुनाव की हार जीत पर सियासी दिग्गज जो हैं उनकी साख दाव पर लगी, डॉक्टर रमन सिंह की साख दाव पर लगी है। और केंद्रीय नेतृत्व पहले स्पष्ट संकेत दे चुका है कि अगर जिस तरीके से आपने जो प्रचार प्रसार किया उसमें अगर आपकी हार होती है तो नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर सकता है आलाकमान। देखिए सोनू जी, खैरागढ़ का जो ये उपचुनाव, उसने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की जो झूठी सरकार थी इसको घुटने पर लाने का काम किया है। हमारे उम्मीदवार कोमल जंगेल जो एक सामान्य किसान परिवार के किसान और एक सामान्य हमारे ओबीसी नेता है पूरे क्षेत्र के, उनको हराने के लिए इनके 50-50 विधायक, इनके जितने निगम मंडल के चेयरमैन हैं, यहाँ तक कि जितने मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को भी हर 5 किलोमीटर में सभा जी। और जितने प्रकार के हथकंडे हो सकते हैं, साड़ी से लेकर, कंबल से लेकर, शराब से लेकर, ये सब में इस सरकार ने वहां पर खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। और उसके बाद उस क्षेत्र में इनके विश्वसनीयता का आलम ये था कि ये बार बार नए नए वादे कर रहे थे, लोग विश्वास करने को तैयार जी। जिले का वादा इन्होंने किया। अब 3.5 साल इस सरकार के पास था, क्यों नहीं जिला बनाया भाई? और उससे लगातार लोगों ने ये मान लिया कि ये सरकार छलने का काम करती है और काट की हांडी भी एक ही बार चढ़ती है, बार बार चढ़ती नहीं। और इसलिए कहीं ना कहीं इनके विश्वसनीयता का संकट इस चुनाव में देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जनता का कांग्रेस से प्रश्न उठा कि हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं, यहाँ पर 4 साल विकास क्यों अधूरा था? बिल्कुल। क्या खैरागढ़ में क्या दूसरे पार्टी के विधायक चुन लिया इसलिए आपने वो किया? यहाँ पर स्वर्गीय देवव्रत सिंह से बदला लिया कांग्रेस। बिल्कुल। और इनके पुराने नेता देवव्रत सिंह जो बार बार बोल रहे थे कि नहीं मेरे डीएनए में कांग्रेस है, मेरे डीएनए में कांग्रेस। बिल्कुल। चलिए कांग्रेस सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप पर आरोप लग रहे हैं और उनको अपमानित करने का काम सरकार ने किया। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। पहली चीज तो सुरेंद्र जी की 3 सालों में आप खैरागढ़ को जिला क्यों नहीं बना पाए, और जो केंद्रीय योजना है प्रदेश की जनता को उनका लाभ मिलना चाहिए वो आपकी सरकार मिलने नहीं दे रही है। इसके अलावा बात तुष्टीकरण के आरोप आप पर लग रहे हैं, धर्मांतरण प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। जो केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बात है,
पिछले 3 साल में 53 राष्ट्रीय पुरस्कार, मनरेगा के क्रियान्वयन में नंबर 1, वनोपज की खरीदी में नंबर 1, मोर मकान मोर जमीन में नंबर 1, 4,38,000 से अधिक पट्टे बांटे गए हैं, 5,81,000 से अधिक जो कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सांप्रदायिक उन्माद भड़का कर राजनीति करना चाहती है। ध्रुवीकरण के लालच में इनके मंसूबे छत्तीसगढ़ में कभी कामयाब नहीं होंगे। जो ये बात कर रहे हैं विधायकों के, तो प्रदेश स्तर के चुनाव में हमारे 70 विधायक हैं। यदि 50 विधायक उनमें से चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो प्रदेश के स्तर का चुनाव है विधायकों का, जो पार्टी से और सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल पिछले 3 सालों में जितने चुनाव हुए हैं सोनू जी, प्रदेश स्तर के चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, 27 में 20 कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। नगरीय निकाय के पहले 10 निगम के चुनाव हुए थे, 10 में कांग्रेस जीती। अभी हाल ही में 15 नगर निगम में चुनाव हुए, उसमें 14 में कांग्रेस को जीत मिली। चित्रकूट दंतेवाड़ा में पहला उपचुनाव विधानसभा का हुआ था, 11,000 से अधिक वोट से जीते। चित्रकूट में 17,000 से अधिक की लीड मिली। पिछले बार जो मरवाही में चुनाव हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी और अंतागढ़ के इनके षड्यंत्रकारी बी टीम मिलकर लड़े, जिसके बाद स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी ने प्रेस वार्ता लेकर इनके षड्यंत्र को उजागर किया और इनसे किनारा किया। ये उनके अपमान की बात करते हैं, याद करें। देवव्रत सिंह जी आजीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, आप पर राशन में मिलावटखोरी, कालाबाजारी करते हुए तकनीकी कारणों से। सुरेंद्र जी, आप पर राशन, ये जिस तरीके से राशन में जो कालाबाजारी हो रही है और मिलावटखोरी के भी आरोप आप पर लग रहे हैं। नान के घोटाले, पनामा और अगस्ता के, ये इनका चरित्र है। अपने पाप इनको याद आ रहे हैं। याद होगा 36,000 करोड़ का नान घोटाला, धान और नान की कमीशन खोरी, अगस्ता और पनामा के कमीशन। जो बीजेपी राशन में घोटाले का आरोप आप पर लगा रही है, उस पर आप क्या जवाब देंगे सुरेंद्र जी? जो राशन में गड़बड़ी की जो शिकायतें लगातार मिल रही है प्रदेश में, कालाबाजारी हो रही है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? मैं बता दूं जी, सुन लीजिए सोनू जी, पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। पोर्टल में जो है खाद्य विभाग के जिलावार जो आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं, हम इम्प्रेशन से, और उसके साथ साथ फोटो भी अपलोड किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में 98% राशन कार्ड जो है, ये 2 उपलब्धियां हैं, आधार लिंक है। और ये शराब बांटने की जो बात है, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की साड़ी और शराब जो है वो छोड़कर भागते भाजपा के नेताओं को प्रदेश की जनता ने देखा है। शराब साड़ियां बांटने के आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं सोनू जी। तो पिछले शराब और साड़ियां बांटने के आरोप आप पर भी लग रहे हैं। साड़ी शराब सोनू जी, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियों से जब्त हुए हैं। चुनाव लड़ रहा था खैरागढ़ में, सोशल मीडिया में उसके वीडियो भी वायरल हुए थे। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों के पास मैं आऊंगा। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, जाति समीकरण क्या कहते हैं, सियासी आंकड़े क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? जाति समीकरण अपनी जगह है। ये चुनाव जो है केंद्रित हो गया है, वो जिला बनाने के मामला है। जाति समीकरण एक तरफ हो गए हैं। और मैं तो आपको तो किस पर केंद्रित आर्टिकल है चुनाव, किस पर केंद्रित हुआ है? देखिए, अभी डॉक्टर रमन सिंह ने एक बयान दिया, आपने दिखाया भी उसको कि भगवान चाहेंगे तो हम सफल होंगे, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। इससे क्या झलकता है? भगवान भरोसे मान लिया जाए। ये वही कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान का भरोसा और कार्यकर्ता के भरोसे बोल रही है, और कांग्रेस को अपने कार्यों और सीएम पर भरोसे का विश्वास है। ये 2 बातें हैं। बिल्कुल। अब सवाल है कि जनता वाकई में सीएम को सच्चा इंसान मानती है क्या? वो आ जाएगा सामने रिजल्ट में। अगर वो सच्चा मानती है तो जिला बनाएंगे, ये मानेगी और वोट पड़ेंगे, और नहीं तो नहीं पड़ेंगे। ये तो उसका छोड़ दीजिए। लेकिन जो आप जो बता रहे हैं, इस वक्त जो चुनाव का जो पूरा झुकाव जो है, जो हमने जहां तक पता लगाने का प्रयास किया है यहाँ रह करके, तो यही लगा है कि जिले पर केंद्रित हो गया है। बिल्कुल, इसका रीजन सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है कि 1.5 साल के लिए विधायक बना रहे हैं, तो क्यों ना हम जिला ले लें। फिर बाद में देखेंगे। विक्रांत सिंह अगर होते मैदान में भाजपा की तरफ से तो दृश्य बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बाबूलाल जी कही है कि बीजेपी जो है भगवान भरोसे आ चली है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो कार्य उन्होंने किए हैं उस पर आ टिकी है। सवाल आपसे अनुराग जी, आप भगवान भरोसे क्यों हैं? सरकार आपकी 15 साल प्रदेश में रही है, जो काम आप किए वो जनता को क्यों नहीं बताते हैं? देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी भगवान पे आस्था रखती है, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस यदि भगवान पर विश्वास नहीं रखती है तो इसमें कोई हमारी भूमिका तो हो नहीं सकती है।
मैंने कहा कि इस चुनाव के अंदर आप देखिए कि सरकार की क्या दुर्गति हुई। 5-5 किलोमीटर में कोई मुख्यमंत्री आज तक सभा लिया है क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर 5 किलोमीटर में सभा लेने का काम किए, 5 फिर डेरा डाल दिए, और फिर भी पूरे प्रशासनिक मशीनरी जो जय और वीरू की भूमिका में वहां पर काम कर रही थी। तो ये स्पष्ट करता है कि इनकी विश्वसनीयता का स्टैंड क्या है। ये इनको ऐन मौके में जिले बनाने की घोषणा करनी पड़ी। अभी पिछले समय पर इन्होंने खैरा राजनांदगांव के ही भोला मानपुर को जिला डिक्लेयर किया था 15 अगस्त को। आज 9 महीने हो गए जिला डिक्लेयर किए, वो आज तक न वहाँ कलेक्टर है, न एसपी है, ना ही वहाँ के लिए बजट को प्रावधान किया। बिल्कुल, जवाब दीजिए आज तक अस्तित्व में नहीं आया। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। अब ये अचानक आनंद फानंद में खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। बिल्कुल, अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। नियमितीकरण करेंगे, ये सारे वादे, ये झूठे वादे जो करने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसका चरित्र उजागर हो गया इस चुनाव। बिल्कुल सोनू जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आप कलेक्टर नहीं बना पाए जिले में, इसके अलावा 9 महीने से वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी जवाब मांग रहे हैं आपसे। सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि क्षेत्र में जाते, यदि वहां जिला मुख्यालयों में गए होते ना, तो इनको पता होता। जहां तक जिला बनाने की बात है, मरवाही जो जिला बना था, वो मरवाही का जो उपचुनाव हुआ उसके लगभग 1.25 साल पहले बन चुका था। और अभी जो हमने जिला बनाने की घोषणा की है, कल मतदान है, कल मतगणना है और परसों जिला बन जाएगा। हमने जितने भी टाइम बाउंड वादे किए थे, 10 दिन का वादा था कर्ज माफी का, 10 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के भीतर निर्णय लिया भूपेश बघेल सरकार ने। मूल बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से गलत बयानी करके अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको, शिव प्रकाश का बयान याद होगा इनके प्रभारी का, कि ये 15 साल अपने पुरुषार्थ पर नहीं, बी टीम के साथ षड्यंत्र करके सरकार चलाते रहे। डी पुरंदेश्वरी ने रमन सिंह के नेतृत्व को खारिज किया, और नितिन नवीन तो विगत दिनों, सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए, अपने समय में बोलिएगा। सोनू जी से बात नहीं होगी। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखेंगे आप भी। वार्ड स्तर पर घूमने मजबूर हुए। चलिए अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। डी पुरंदेश्वरी, सुरेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा। डी पुरंदेश्वरी, अनुराग जी पिछले 1.5-2 महीने से लगातार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, कई बैठकें उन्होंने ली हैं। मैं एक लाइन में, जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। सोनू जी, खैरागढ़ चुनाव में यह प्रमाणित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय सहित यहाँ के छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खारिज कर दिया। इसीलिए पड़ोसी एक विधानसभा सीट के उपचुनाव में पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भेजे जाते हैं, केंद्रीय मंत्री भेजे जाते हैं। आगामी 15 दिन में 9 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आने मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को इनके शीर्ष नेतृत्व ने खारिज कर दिया है, इस बात का प्रमाण है। अनुराग जी जवाब दें आप। प्रदेश में पिछले 1.5-2 महीने से डी पुरंदेश्वरी जो कि सक्रिय हैं और लगातार उन्होंने कई बैठकें की, दौरे किए। इस दौरान जो प्रदेश का जो नेतृत्व है डॉक्टर रमन सिंह, उनके दौरे से दूर रहे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या प्रदेश के नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामूहिक है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की जीत, धर्मलाल कौशिक, जिस प्रकार की जीत देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। अब जो 2 राज्य कांग्रेस के पास बच गए हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें से छत्तीसगढ़ को हम उखाड़ के फेंके। और उसकी एक झलक 38,000 के अंतर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिकता से लड़ाई लड़ी और इस सरकार के को आईना दिखाने का काम, इस सरकार को पछाड़ने का काम, इस सरकार को भुगतने में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और यही प्रतिबद्धता, यही कर्मठता 2023 में कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेगी। और सुरेंद्र जी, वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सच में देश में कांग्रेस मुक्त की स्थिति बन जाएगी। और आपको ये दिन दूर नहीं है, ये दिन आने वाले। आपकी जो झूठ की पाठशाला है ये अब बंद होने वाली। चलिए बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बहुत करीब से इस चुनाव को समझा, विश्लेषण किया, कई वरिष्ठ पत्रकारों से आपने बातचीत की
और आपके विश्लेषण में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, जीत हार को मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन दिया है वो कैलकुलेशन वहां के लोगों का है। मैं उसके बाद एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये सारे वादे, आरोप प्रत्यारोप कितने प्रभावशाली है वो उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो प्रबंधन का वास्तविक धर्म होता है चुनाव का, जिसको जो हम चुनावी धर्म बोलते हैं, प्रबंधन आप भी समझते, इशारे से बोल रहा हूँ, वो भी सारा कुछ हुआ है दोनों पार्टियों की तरफ से। क्योंकि सरकार में कांग्रेस है, उन्होंने कुछ ज्यादा किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, उन्होंने कम किया। हर वो चुनावी प्रबंध का काम वहां हुआ है जिसको आपने जो है दूसरा नाम दिया है, साड़ी बटी, शराब बटा, वो जो नाम दिया, मैं उसको चुनावी धर्म बोलता हूँ। तो आजकल हर चुनाव के अंदर में वो सब होता है, वो भी सब वहां किया गया है। वादे अलग है, जिला बनाने की बात अलग है और आरोप प्रत्यारोप अलग है। सारे काम वहां पर हुए हैं और हर व्यक्ति, प्रबंधन का जो ट्रेंड व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट है प्रबंधन के, भारतीय जनता पार्टी के भी वहीं थे और कांग्रेस के भी सब वहीं थे और सारा प्रबंधन बहुत अच्छे ढंग से चुनाव का हुआ है। अब देखिए रिजल्ट जो है वो कहा जाता है, लेकिन एक प्रारंभिक जो बात मैंने कही थी, जिला का ब्रह्मास्त्र जो है वो बहुत जबरदस्त चला है। तो जो चुनावी मॉड्यूल है, पूंजी पर आटिका है, शराब पर आटिका है, साड़ी बांटने पर आटिका है, इसको कैसे रोका जाए और जो छोटे राजनीतिक दल है उनके लिए क्या कुछ चुनौती है इस चुनाव में? नहीं रोका जा सकता। ये एक ऐसी परंपरा से ऐसी बन गई है कि इसको कोई पार्टी रोक नहीं सकती, आप और हम भी नहीं रोक सकते। ये जागरूकता का विषय है, ये मतदान करने वाला जो मतदाता है उसमें कितनी जागरूकता है वो विषय है। जो जागरूक मतदाता है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी जो गरीब है वो हर तरह के प्रबंधन को स्वीकार करता है, तहे दिल से दरवाजा खोल के रात को बैठता है। बड़ी साफ साफ बात है। चलिए बाबूलाल जी, समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अनुराग जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मान लिया जाए अब चुनाव जो हैं पूंजी पर आटिके हैं और इस चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी जो कि अब राम भरोसे है, कांग्रेस अपनी योजनाओं और जो विकास कार्य किए हैं उसको लेकर इस चुनाव को लड़ती दिखाई दी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।